पहले हम यूजुअली 30s 35 के बाद एक्सपेक्ट करते थे एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस। नहीं, आजकल पहले ही अर्ली एज से ये शुरू हो रहा है। फीमेल हेल्थ इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्लीज, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। आप हेल्दी रहोगे, आपका घर हेल्दी रहेगा। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, ये सब चीजें सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। थायराइड से रिलेटेड जो भी बीमारियां अभी हो रही हैं काफी अभी राइज पे हैं हर जगह, कश्मीर के बाहर। इट्स अ क्रोनिक कंडीशन, so it can be managed well, and once you can manage a disease, that means you are treating it, actually you're getting treated. हमारा यहाँ पर एक अलग किस्म का कश्मीर में नशा है, that's frying everything to its core. मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, फिश जितना खाओगे अच्छी बात है, मिनिमम ट्वाइस अ वीक। नाजरीन, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के सिलसिले द डॉक्टर्स लाउंज में। आज एक ऐसे मौजूद की बात होगी जिस पर सोसाइटी का फ्यूचर निर्भर करता है, वुमेन्स हेल्थ। और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ी हैं एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बरखेज। डॉक्टर बरखेज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला एक बहुत ही बुनियादी सवाल, बेसिक सवाल, आप रोज पेशेंट्स देखती हैं, काफी वक्त से देखती आ रही हैं, आपके नजरिए से अभी जो कश्मीर में हालात है वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसकी ओवरऑल पिक्चर क्या है? आप ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहे हैं, इज इट इम्प्रूविंग और वर्सनिंग? राइट, आई वुड से मिक्स्ड। जितना ही हमें अवेयरनेस बढ़ गई है औरतों में अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उतनी ही हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। सो आई वुड से द एक्सेस टुवर्ड्स द मेडिकल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज्ड, इम्प्रूव्ड, एंड अवेयरनेस हैज बीन इंक्रीज्ड इन अर्बन वुमेन, even an educated woman, but along with it some health challenges have also been on a rise. So I would say mixed. तो अब एक ऐसे टॉपिक बात करते हैं जो बहुत डिस्कस होता है, दैट्स PCOS, PCOD। तो PCOS की इमेज अभी कश्मीर में क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा वजाहत करें कि ये इसके कॉजेज क्या होंगे, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं एक औरत की बॉडी में, क्योंकि काफी यंग औरतों में, लड़कियों में देखा जाता है और बहुत लड़कियों में देखा जा रहा है, और इसकी वजह से आगे क्या इश्यूज होते हैं फिर? देखिए, PCOS या PCOD ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है ना। पेशेंट बोलता है मुझे PCOS है, नहीं मैडम मुझे PCOD नहीं है, इट्स द सेम थिंग, ओके। एंड नाउ द नेम हैज बीन चेंज्ड, it is polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS. Yeah, so it's a broader term. It's polyendocrine because it involves more endocrine factors, not only ovarian factor. It's hormonal changes होती हैं, इसमें metabolic syndrome रहता है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है। सो एक ब्रॉडर टर्म यूज किया गया है। Nowadays we don't use PCOS, now it has been shifted to PMOS. And what do you want to know more about it? What are the causes? We'll start with causes, क्योंकि first of all मैं आपको इसकी परसेंटेज बोलती हूँ, है ना, जो आप राइजिंग ट्रेंड पे बोल रहे हैं। इट्स अराउंड 30-35% मिनिमम कश्मीरी वुमेन फोक में, रिप्रोडक्टिव गर्ल्स में। तो और इसके कॉजेज तो मल्टीपल हैं। कॉजेज से पहले मैं ये बता दूं कि क्या क्या इसमें रहती हैं प्रॉब्लम्स। एनोवुलेशन रहता है, इरेगुलर साइकिल्स रहते हैं, हिर्सुटिज्म रहता है, एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, थाइज एंड एवरीवेयर वेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बाल निकलने लगते हैं, जहाँ पे बाल होने चाहिए सर पे वहाँ पे कम होते हैं। और इसमें डिफिकल्टी टू कंसीव, एबॉर्शंस और ऑल्सो इसमें जो कंसीव करते हैं उनमें एबॉर्शंस भी रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, तो दैट मीन्स डायबिटीज़ की तरफ भी जा सकता है पेशेंट। सो ये सब चीज़ें, इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल्स, एंड कॉजेज इसके बहुत सारे हैं। जेनेटिकल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, abnormal lifestyle like not taking healthy diet, not exercising, sedentary lifestyle, ये सब चीज़ें collectively इसकी तरफ हमें ले लेते हैं। और हमारा जो जंक फूड खाने की आदत, ये भी one of the important causes है इसमें। हार्मोनल चेंजेस इसमें मल्टीपल रहती हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी, मतलब औरतों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हाँ, तो अभी जैसे हमने इसके कॉजेज भी देख लिए और इससे क्या क्या इश्यूज होते हैं, इसके अब सॉल्यूशंस क्या है? क्या इज इट ट्रीटेबल? क्या ये परमानेंटली ठीक हो सकता है और कैसे हो सकता है? परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है बच्चा, नो, इट कैन नॉट बी परमानेंटली ट्रीटेड राइट नाउ एट दिस स्टेज। ओके, हो सकता है फ्यूचर में। इट्स अ क्रोनिक कंडीशन, so it can be managed well, and once you can manage a disease, that means you are treating it, actually you're getting treated, right? Manage कैसे होगा? manage आपको अपना healthy lifestyle, ठीक है, आपका proper weight, अंडरवेट को प्रॉपर वेट रखना है, ओवरवेट को भी प्रॉपर वेट रखना है, एंड यू हैव टू अवॉइड दीज ट्रिगर्स। लाइक हमारा स्लीप पैटर्न हमारी जो यंगर जनरेशन में अच्छा नहीं है,
उनकी स्ट्रेस लेवल्स और ऑन पीक यू कैन से, राइट? सोएंगे तो मोबाइल लेके सोएंगे, इंस्टा की स्टोरीज, बाकी सब चीज़ें देखनी है, वो दोस्त क्या कर रहा है, ये दोस्त क्या कर रहा है, वो कितना आगे बढ़ा, मैं कितने पीछे रही, तो ये सब चीज़ें जो है ये ट्रिगर करते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं होती, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। आप बाहर का फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना, आप ऑर्डर कर लेते हैं, आपके लिए होता है ईजी हो जाता है, या जंक फूड खा लेते हैं आप, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स दे लीड टू इट एंड यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स। ओके, तो अगला सवाल जो होगा कि दो चीजें हैं, एक तो इरेगुलर पीरियड्स एंड सेकेंडली एक्सट्रीम पीरियड पेन। जब ये एक्सट्रीम पीरियड पेन का इशू सामने आता है तो काफी लड़कियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स को अवॉइड करती हैं इस पोजीशन पे बिकॉज दे आर वेरी शाई टू टॉक अबाउट इट, और वो पेन किलर्स लेती हैं फॉर रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है एंड हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड? देखिए, डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड, दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में यूजुअली यू डोंट हैव अ रीजन, इट्स नॉट पैथोलॉजिकल, एंड सेकेंडरी देयर इज सम पैथोलॉजी विद इट। Normal mild to moderate cramps during periods are normal, okay, but still you please consult a doctor. It's not कि आप ही decide करोगे मेरा mild है या मेरा moderate है, consult a gynecologist. और अगर आपकी period pain इतनी extreme है that it's worsening your it's day by day worsening and it's impacting your life daily day-to-day activities, then it's better to consult a gynecologist because there can be multiple reasons. आजकल तो पहले हम usually 30s 35 के बाद expect करते थे adenomyosis, fibroid, endometriosis, नहीं, आजकल पहले अर्ली एज से ये शुरू हो रहा है, pelvic inflammatory diseases. So go to a doctor, consult a doctor and see what is your reason. Just when a girl achieves her menarche, go for a gynae checkup. Do an ultrasound. There are many cases which I have seen, they are not conceiving and they came late from the peripheries. They had Mullerian agenesis. They never got periods. Uterus is absent and you are trying to conceive. So there are cases like that. That's a different topic. We won't go into that right now. तो अब हम PCOS, PCOD का तो हम समझ गए सब चीजें। अब सर्विकल कैंसर की बात करते हैं। ये काफी लोग ये भी क्लेम करते हैं that this is treatable or this is manageable. So how does it start? What are the symptoms that a woman sees those symptoms if she's going through this thing, and उसके बाद ट्रीटमेंट कैसा है? देखिए, अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे तो एब्नॉर्मल ब्लीडिंग, पोस्टक्वाइटल ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। उससे पहले हम प्रिवेंशन की तरफ ही क्यों ना जाए? माई पॉइंट इज, आप उतनी देर तक क्यों वेट करोगे कि एक ग्रोथ आ जाए सर्विक्स में? जो केसेस मैंने देखे हैं, पीवी कभी डॉक्टर ने किया नहीं है पेरिफेरी से, पीवी एग्जामिनेशन कर ले। डॉक्टर्स के लिए भी मेरे तरफ से एक ये है सलाह है, जो दूर के भी हैं उनको भी एक पीवी एग्जामिनेशन करने में कोई मसला नहीं है। एलबीसी आप करवाया करें, जिसको पैप्समेयर भी कहते हैं, तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। डू इट एवरी 3 ईयरली. Do HPV testing every 5 yearly. Okay, you can just screen out whether the patient is going to have carcinoma in future or not. It's a screening test. It's totally preventable. Go for it. Do HPV vaccination. Okay, जो अभी हमारे पास Gardasil 9, Gardasil 4, जो भी हमारे पास अवेलेबल, गवर्नमेंट ने भी अवेलेबल करवाया है, give it in your adolescent age before the exposure to the virus. यूरोप और बाकी कंट्रीज में by the age of 8-9 ही शुरू करते हैं because they have their own indications for it. They are active before that age. But हमारे इसमें हम adolescent girls को ये दे सकते हैं because you can prevent cancer. And believe me, cervical cancer is totally preventable. And ये सबसे खतरनाक कैंसर है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, तो इन दो चीजों के बारे में हमने बात कर ली बिकॉज दीज आर डिस्कस्ड ओपनली ऑन सोशल मीडिया। अब आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कुछ ऐसे इश्यूज जो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अभी कश्मीर में राइज पे हैं और उनके बारे में लोग अभी भी शाय हैं, मतलब औरतें अभी भी शाय हैं टॉक अबाउट इट। Irregular cycles, they don't talk about it. They come to you with the complaints of abdominal pain, urinary tract infection or leukorrhea. But when I take a menstrual history, the periods are irregular and they don't know they are irregular. Okay. Yeah, they're not sure about their periods whether they are. और फिर मैं पूछती हूँ, भाई लिकोरिया तो छोटा मसला है, ये मेजर मसला है, इसके बारे में आपने, मैडम वो तो होता रहता है ना, पहले होता रहता है। कितने साल तक? पीरियड शुरू होने के बाद आप 2 या 3 साल तक वेट कर सकते हैं पीरियड्स रेगुलर होने के लिए। इट टेक्स टाइम फॉर द मैच्योरिटी ऑफ HPO एक्सिस। बट आप अगर इसको टोटली इग्नोर करोगे और बाकी चीज़ों के लिए आओगे तो मुझे लगता है तो फिर तो ये ट्रीट नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर दे आर शाइंग और वेदर दे डोंट नो इट्स नॉट नॉर्मल। Okay. कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं, क्योंकि ये जो अब आजकल हाइप पे PCOS जो आप बोल रहे हैं,
PMOS हम बोलेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब पेशेंट्स आते हैं क्योंकि ओवरवेट हो गए होते हैं, एक्ने होता है, हिर्सुटिज्म होता है, उस वजह से मुझे लगता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी उतना उनके लिए मसला नहीं है। जो ये फेस पे ग्रोथ एक्ने, हाँ, उसके लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं बेचारी बच्चियाँ। Periods का वो usually they shy away from this. Infertility, they won't consult a doctor unless and until ovarian reserve volume has decreased. AMH is 0.02, 0.1. They don't consult a gynecologist. हो जाएगा, पीर बाबा के पास जाकर हो जाएगा. There are many cases like in infertility also, since I'm working in an infertility center also, there are some cases which I observed that कि मैंने उनको जब ट्रीटमेंट के लिए उनको हमने प्लान किया एंड it was cervical stenosis or uterine, it's a different topic. मतलब ऐसे केसेस थे कि उनको पहले उसकी ट्रीटमेंट लेनी थी, बट पेशेंट इज टेलिंग मी, उसका हस्बैंड बोल रहे हैं मैम अच्छु पीर सबन सॉरी छु ठीक. So I had to go for a hysteroscopy then first. Then we had to do a ET. She came positive, alhamdulillah. She came positive recently, 2 हफ्ते पहले ही. तो she came positive. टाइटर्स भी अच्छे हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है. एक्चुअली शायद उन्हें पता नहीं है, या तो वो ये आप बोल रहे हैं कि वो बताना नहीं चाहते हैं. इनफर्टिलिटी हो, मिसकैरेजेस हो, इरेगुलर साइकिल्स हो, वो शायद, लेकिन दिन ब दिन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है. दैट्स अ गुड थिंग. अवेयरनेस बढ़ रही है. हाँ, श्रीनगर में ज़्यादा अवेयरनेस है, थोड़ा पेरिफेरीज में कम है अभी. अब अगली बीमारी की बात करेंगे. थायराइड से रिलेटेड जो भी बीमारियां अभी हो रही हैं, काफी अभी राइज पे हैं हर जगह, कश्मीर के बाहर भी. इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ता है वुमेन्स हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे? ऑफ कोर्स. हमारा तो अगर जनरल पॉपुलेशन में हम देखें 70-75% है थायराइड डिसऑर्डर. उसमें तो आई थिंक 30 से 35 तो वुमेन ही बेचारी कंट्रीब्यूट कर रही है. इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है. आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, आप ओवरवेट हो जाते हो, आपके फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं. तो ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड विद योर हेल्थ. औरत का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पीरियड्स ही हमारा मेन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही मेन है. नहीं, बाकी चीज़ें भी इसके साथ हैं. आप ओवरवेट हो जाओगे, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, या कंसीव कर लिया एबॉर्शन हो गया, या कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में थायराइड डिसऑर्डर से होती हैं. सो ये चीज़ें रिलेटेड हैं. प्लीज़ थायराइड डिसऑर्डर को आप लाइटली ना लें. आई रिमेंबर वन मोर केस. She was planned for ET earlier than I joined the center, and she had diabetes and thyroid disorder, hypothyroid थी. Her TSH was 16. उससे पहले 2 नेगेटिव आ चुके थे उसके. तो she's married for 16 years. She had 4 abortions. Nobody checked that there might be this problem. So I first I could give her a treatment for diabetes. I told her no, consult an endocrinologist. This is not my job. तो हो गया उसके साथ, उसको 1-2 महीना लेट हो गया. फिर मैंने थायराइड का भी उसको बोला था, बट शी हैड, मतलब शी स्किप्ड इट. शी डिड नॉट गो टू द डॉक्टर फॉर दैट, जस्ट डायबिटीज. मैंने कहा नहीं, जितना आप उतना उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, मुझे थायराइड भी कंट्रोल में चाहिए. आपका TSH इट शुड बी अंडर 3. तो ये तो रोने लगी, मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं करनी. भाई लेकर, फैमिली लेके, मुझे नहीं. मेरे ससुराल वाले मुझे रोज़ पूछते क्या करने जाती हो, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ. मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे. मैं कहा आप रोना धोना बंद करो, ट्रीटमेंट में तभी कंटिन्यू करूँगी जब आप थायराइड की मेडिसिन खाएंगे. नहीं, मुझे आदत हो जाएगी. व्हाट इज़ दिस, मुझे आदत हो जाएगी. ये सब औरतों में मैंने सुना है. हशमाज पात गसी आदत की तरह. तो पहले उसका साइड बाय साइड मैंने ये भी दवाई, मैंने फिर दवाई खुद दी, तो उसका कंट्रोल में आ गया. एंड शी इज ऑल्सो पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह. नाइस. तो अब जैसे आपने अभी मिसकैरेज की बात की थी या अबॉर्शंस की बात की थी. मिसकैरेज जो है वो ऐसी एक चीज है जो वुमेन फील्स शाई टू टॉक अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड. और ये काफी जगह होते भी हैं, रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं. इसकी वजह से आगे जाके उस औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज इज नॉट अ शेयर बैड लक. देयर आर कॉजेज फॉर इट. सो रूल आउट दोज कॉजेज एंड ऑलमोस्ट 80 to 90% आर ट्रीटेबल. Okay. After miscarriages, they can again. They can conceive. Rule out the cause, यार. ये ऐसे ही बदनसीबी की वजह से या किसी इस वजह से नहीं है. There is genetical factor, there is chromosomal factor, there is cervical factor, there is uterine factor, there is SLE, anti-phospholipid syndrome. There are many factors. There are hormonal factors. There are diabetes है भाई, hypothyroidism, hyperthyroidism है, hyperprolactinemia है. बहुत सारे causes है इसके. तो आप पहले उसको ट्रीट करें तो आप इंशाल्लाह कंसीव कर पाएंगे. और अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो फिर तो कंसीव नहीं कर पाएंगे.
ओके, तो ये तो इस हवाले से हो गया। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट मौजू है सी सेक्शन डिलीवरीज, जो काफी फैमिलीज प्रेफर भी करती हैं। फेवरेट और क्वेश्चन। हाँ, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो काफी फैमिलीज नॉर्मल करते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी लोग सी सेक्शन डिलीवरीज की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर्स की एडवाइस से जा रहे हैं, खुद अपनी पर्सनल चॉइस से जा रहे हैं, वो तो अलग सवाल है। तो दे नो इट वेल, सो किस वजह से जा रहे हैं। सो इस वजह से उनके आगे वाली लाइफ पे कोई असर पड़ता है? व्हाट शुड दे प्रेफर राइट नाउ इफ दे आर इन हेल्दी स्टेट? इफ दे आर इन हेल्दी स्टेट, उनको क्या प्रेफर करना चाहिए, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी? और आगे जाके फिर इसका क्या फ्यूचर है? Listen, there's definitive indication for cesarean section. Previous cesarean section, आपके पास पेशेंट आ गया तो डेफिनेटली आप सिजेरियन करेंगे, है ना? एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, उस वक्त आप सिजेरियन करेंगे। ट्रांसफर स्लाइड ब्रीच, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें इंडिकेशंस हैं। अब देखो, दिन ब दिन बच्चे क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट एंड there is slight change in obstetric management because doctors conscious होने लगे हैं, क्योंकि और cautious भी हो गए मेडिको लीगल इश्यूज की वजह से। हमने नॉर्मल डिलीवरी बोला, कुछ हो गया, मिसहैप हो गया, डॉक्टर इज टू बी ब्लेम। भाई इसी ने बोला था ना, इसने। अब हम तो वही करते हैं जो डॉक्टर बोलता है, ठीक है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी इफ everything is okay, yeah, go, because एक बार नॉर्मल डिलीवरी, अगली बार भी there are chances, not always sure कि अगली बार भी नॉर्मल ही होगा। बट आपने अगर पहले ही में सिजेरियन किया और दूसरी बार आप आई, नहीं मैडम इस बार मैं नॉर्मल करना चाहती हूँ, नहीं बाबा, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें वो फैसिलिटीज होनी चाहिए, एंड लेबर पेन शुड स्टार्ट इटसेल्फ, एंड वी नीड अ सेटअप फॉर दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी बैक वी नीड। बट बेटर है ना आप पहले में ही ट्राई करें। लेकिन आजकल मैंने देखा है लड़कियां वहीं से, औरतें वहीं से बोलती हैं, ऐसे क्षण बर्दाश्त किए, अश्य करण सिजेरियन मैम, अश्वन्यता बर्दाश्त की, ये वहाँ से भी आता है। दूसरी बात, आप IVF ट्रीटमेंट, मतलब इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के बाद आए हैं, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ सिजेरियन, आई वुड से माई सेल्फ। मतलब मेरा अपना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने पैसे लग चुके हैं एंड आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगली बार आप कंसीव करेंगी कि नहीं पता नहीं है, सो व्हाई टू टेक रिस्क इन दिस वन बेबी, ठीक है। एंड इसका इम्पैक्ट है, सॉरी, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके हेल्थ पे है, बिकॉज रिकवरी लेट होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा सिजेरियन होगा, प्लीज नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं कीजिएगा फिर उस वक्त, रिक्वेस्ट। रीजंस होते हैं, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सो मेरा एडवाइस रहेगा कि सब औरतों के लिए जो पहली बार कंसीव कर रही है, इफ एवरीथिंग इज ओके, गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। ओके, अब एक अगला सवाल, ये काफ़ी लोगों का सवाल है और काफ़ी इस पे डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के। कश्मीर की अगर हम बात करें तो लेट मैरिज इज अ नॉर्म, पीपल प्रेफर करियर। जब तक करियर नहीं बन जाता है, 30-35 साल के हो गए, उसके बाद हम शादी करेंगे, बिकॉज हम सेटल होना चाहते हैं पहले। इस वजह से ये देखा गया है कि जो एक औरत की हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो तब तक खत्म हो जाती है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कंसीव करना। तो लेट मैरिजेस का कितना इम्पैक्ट है कश्मीर में ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन? डेफिनेटली है भाई, देर से शादी करोगे तो बच्चे भी तो मुश्किल से ही होंगे फिर। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, गर्ल्स आर प्रेफरिंग, दे आर करियर ओरिएंटेड, इट्स वेरी गुड। यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइड बाय साइड आप अगर शादी भी कर लोगे, फैमिली भी कंप्लीट करोगे, अच्छा है। हाँ, उसके लिए पार्टनर बहुत अच्छा, यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर पार्टनर, या यू हैव टू बी चूजी इन दैट। और दूसरी बात ये है कि अ गर्ल शुड बी अवेयर ऑफ हर बायोलॉजिकल क्लॉक। यूजुअली 30 के बाद ओवरियन रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज होती है, आप समझ लीजिए ये बात। 35 के बाद तो और भी ज्यादा। ये नहीं कि दे डोंट कंसीव आफ्टर 35। आई हैव डन अ सिजेरियन ऑफ अ पेशेंट हु वाज 49 years old and she had conceived and she was not knowing that she has conceived. गवर्नमेंट सेक्टर में ही ऐसा केस आ सकता है, शी वॉज नॉट नोइंग। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कंसीव करेंगे, लेकिन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और बाकी कोमॉर्बिडिटीज हो जाती है। तो इस वजह से बेटर है कि आप पढ़ाई भी करें, इंडिपेंडेंट भी रहे, लेकिन शादी भी जल्दी करें, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज ऑन अ राइज इन कश्मीर। So what do we say here? मतलब एक अच्छी एज क्या होगी for a female? Before 30, please get married and complete your family. Before that. Yeah, आप 25 करें, 26 करें, 27 करें, 28 करें. Before 30 is a good time. Yeah. Okay. तो अगला सवाल मेनोपॉज पे है। ये ऐसी चीज है जो वुमेन इन रूरल एरियाज, इवन इन अर्बन एरियाज, साइलेंटली सफर करती हैं इस चीज, एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट। एक्सप्लेन दिस, ये कैसे होता है, कब होता है? It's a transition phase from a reproductive to a non-reproductive phase. So it मतलब basically cessation of menstruation, okay? And ये एक नॉर्मल सी चीज है, हमें नॉर्मली ही लेनी है, लेकिन
ये नहीं है कि अगर हम इसमें यूजुअली मेनोपॉज में क्या होता है, हॉट फ्लैशेस होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वेजाइनल ड्राइनेस, ये हमें नहीं समझना है कि बस ये नॉर्मल है. इट्स नॉट नॉर्मल. यू कैन गो टू अ डॉक्टर, देयर आर मेडिसिन्स फॉर इट, वी कैन गिव यू दोज मेडिसिन्स एंड यू विल फील बेटर. क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, आप डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इफेक्ट यू. ऑस्टियोपोरोसिस इज गोइंग टू इफेक्ट यू. फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते हैं मेनोपॉजल वुमेन में. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ, दैट इज़ मेनोपॉज के बाद आप साल में एक बार अगर अल्ट्रासाउंड या TVS कर लें, अल्ट्रासाउंड ही कर लें, बहुत ज़रूरी है ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स. साल में एक बार नहीं तो 2 साल में एक बार. इट्स माई रिक्वेस्ट. क्योंकि मेरे पास जो भी केसेस आते हैं एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी लेके, इनको लगता है कि अच्छा पीरियड्स गई, सब देवंश सब आज़ाद. नहीं. A malignancy can arise in your silent uterus also, menopausal uterus also. If endometrial thickness increases, then you have to go for a biopsy. And I have seen when I advise patients कि आपका endometrial thickness is not normal, it is 10, it's 15, in menopausal it's not normal, it should be less than 5. They would say doctor should bilwana biopsy kan thayi maitra yuka. ये भाई नॉर्मल भी रह सकता है, लेकिन ये मैलिग्नेंसी भी हो सकती है. बायोप्सी उतना बड़ा प्रोसीजर है नहीं, ये आप रूल आउट करें. और फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स, ये इवन आफ्टर मेनोपॉज, इट्स नॉट दैट योर सिस्टम हैज स्टॉप्ड, योर सिस्टम इज स्टिल वर्किंग. इट कैन वर्क इन अ एबनॉर्मल वे. सो गो फॉर अल्ट्रासाउंड. अब हम हमारे खाने पीने की बात करते हैं. दैट हैज चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली. हम फास्ट फूड की तरफ हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल खाना भी अपना देखें, जो कश्मीरी सुबह से चाय से लेकर शाम के खाने तक, इसकी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हार्मोनल हेल्थ पे एक औरत की? किन चीजों को एक औरत को अवॉइड करना चाहिए इफ शी हैज सम? औरत को नहीं, इवन मर्दों को हेल्दी डाइट रखें. हेल्दी डाइट रखे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखे. हमारा जो खाना पीना अब उस तरीके का रहा नहीं है. हमारे खाने पीने में प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा हो गए हैं, है ना, जिस वजह से हम सिर्फ ब्लेम नहीं करेंगे. घर का खाना इज ऑलवेज हेल्दी, लेकिन वो भी आप तरीके से खाएं तो बेहतर है. तेल का भी जो उसमें इस्तेमाल है कम रखें. वेजिटेबल्स ज़्यादा लें आप, सैलड्स ज़्यादा लें आप, तो फ्रूट्स ज़्यादा लें आप. क्योंकि आपका जो पूरा हम बचपन में पढ़ते थे कंप्यूटर्स में, गार्बेज इन गार्बेज आउट. सो इफ यू टेक गार्बेज इन, गार्बेज विल बी आउट. योर बॉडी विल डेफिनेटली रिएक्ट टू दैट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैम, खाने पीने की हमने बात की, तो उसी हवाले से एक सवाल जरूरी है. फिश एज ए डाइट, जो कश्मीर में फिश एक नॉर्मल अब रूटीन है, चिकन मटन की तरह फिश भी अब काफी चलता है. फिश का क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे? हाउ इज इट एज ए फूड? इस पे आप थोड़ा वजाहत करें. आई वुड से इट्स अ ब्लेस्ड फूड. इंक्रीज इट्स इनटेक. मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, फिश जितना खाओगे अच्छी बात है, मिनिमम ट्वाइस अ वीक. तो व्हाई आई से लाइक दैट? बिकॉज इट्स इट्स अ easy protein. It's low in calories. It's rich in essential omega fatty acids, which reduces inflammation inside your body, which improves heart health. It's good for your brain. So मुझे लगता है ये बेस्ट फूड है यार. तो अब हम जब फिश की बात करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ फिश? बिकॉज हमारा यहाँ पर एक अलग किस्म का कश्मीर में नशा है, दैट्स फ्राइंग एवरीथिंग टू इट्स कोर. हम इसको जला देते हैं तेल में फ्राई कर करके. तो इज इट ओके फॉर अस टू वो फ्राई करें उस लेवल तक का फिश, या वी शुड ग्रिल इट और डू अदर थिंग्स विद? आप ग्रिल कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं. करने का तरीका है, अब आपके कुक पे डिपेंड करता है, आपकी माँ पे, आपके बहन पे, वाइफ पे. तो ठीक है, ज्यादा फ्राई ना करें. आप ग्रिल कर सकते हैं. इवन ग्रिल फिश आर गुड फॉर योर, इवन टू योर टेस्ट बड्स, नॉट ओनली टू योर फॉर योर हेल्थ. सो आई थिंक फिश इज गुड. बिकॉज जो आप खरीद के एक ओमेगा फैटी एसिड, जो एक स्ट्रिप आपको 600-700 की मिलती है, उस पे -9G, -4G एंड -5G नाम से आते हैं. मतलब मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ. उससे बेटर फिश इनटेक इंक्रीज कर लो आप. एंड आई यूजुअली एडवाइज पेशेंट्स, चाहे वो हार्मोनल इरेगुलरिटीज लेकर आए, चाहे इनफर्टिलिटी. मेरा एक फेवरेट है, इट्स नॉट, दे डोंट पे मी, बट मैं खुद बचपन से खाती आई हूँ, सी कॉड कैप्सूल्स. फिश ऑयल से बने होते हैं ना. मैं अभी भी खाती हूँ. आपको स्टैटिन्स लेने की जरूरत नहीं है. आपका लिपिड लेवल भी नॉर्मल रहेगा. इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर बोन्स, इट्स विद सम विटामिन D ऑल्सो. सो अगर आपको वो नहीं, उस पर पैसे नहीं खर्चाने, तो फिश खा लो. फिश इज वेरी गुड. प्लीज इंक्रीज द इनटेक ऑफ फिश. आखिरी सवाल, एक औरत जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अभी भी कितनी फ्री है, या अभी भी वो शाय है? जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है, लोग अवेयर हो रहे हैं, या लोग अभी भी वो हट रहे हैं पीछे कुछ चीजों से बात करने से? और उनके लिए क्या आपकी राय है, ओपिनियन क्या है? नहीं, अवेयरनेस तो बढ़ रही है.
लेकिन हाँ कुछ है, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल, वुमेन स्पेशली, आर स्टिल देयर विच दे शाई अवे, दे डोंट टॉक अबाउट देयर इश्यूज, एंड आई थिंक दे शुड टॉक. इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. एंड फीमेल हेल्थ इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. प्लीज, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है. आप हेल्दी रहोगे, आपका घर हेल्दी रहेगा. इसमें से एक सवाल अभी मैं ये चीज़ पूछना भूल गया आपसे कि एक लड़की जो है अगर वो अवेयर नहीं है पूरा कि इश्यूज क्या है, फॉर एग्जांपल शी हैज इरेगुलर पीरियड्स है, कुछ है, उसको समझ नहीं आ रहा है, किस एज से इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू डू रेगुलर गायनी चेकअप्स? देखिए, अब लड़की तो मेनार्की अचीव करने से पहले भी गायनी चेकअप के लिए आ सकती है, दैट्स नॉट एन इशू. बट अगर आपकी बेटी के पीरियड शुरू हो गए, मैं बेटी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये माँ की जिम्मेदारी है तब, तो ये नहीं कि साइलेंटली होकर सफ़र कर रही है. माँ को पूछना चाहिए बच्ची को, पीरियड्स रेगुलर है, पीरियड्स में ज़्यादा पेन तो नहीं है, या और कोई मसला, हाँ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है. तो माँ को, ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेटी को एक बार चेकअप करवा लें. मेनार्की के बाद ही, हाँ डेफिनेटली. और फ्रीक्वेंट अपना भी, सिर्फ बच्ची का क्यों, अपना भी चेकअप करवा ले. ऐसा ना करे कि हम बहुत सारी, जैसे आपने थायराइड डिसऑर्डर का बोला है, ये पता आदत, ये चीज़ नहीं है. मतलब एक छोटी सी टैबलेट से अगर आप ठीक रहते हैं तो आज क्या आदत. एक छोटा सा बच्चा, अगर छोटे छोटे बच्चे अगर थायरॉक्सिन ले लेते हैं तो बड़ी औरत को लेने में क्या मसला है. मैं हमेशा ये उनको समझाती हूँ, बच्चे भी लेते हैं तो आपको लेने में क्या मसला है. आप ओवरवेट नहीं होंगे, आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज नहीं होंगी, आपका कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है ना. या राइट. चलें, थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए मैम. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए द डॉक्टर्स लाउंज बाय कश्मीर लाइव.